आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गॉस लॉ, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं विदाउट इन कैलकुलस पार्ट। तो यहाँ पे आपको बगैर कैलकुलस के आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट की। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहता है? तो गॉस लॉ कहता है, इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस, तो मान लो ये क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस हमने बनाई है और यहाँ इस क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज रख दिया हमने। तो यहाँ एक चार्ज है इस क्लोज सरफेस के अंदर। तो ये बोला जाता है अब ये चार्ज से लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की ओर निकलेगी, जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से, ओके, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो यहाँ से लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ निकलेगा और जो लाइन ऑफ फोर्सेस इसकी सरफेस को कट करती हुई निकलेगी वो फ्लक्स कहलाती है। तो इस केस में गॉस का स्टेटमेंट ये है कि यहाँ पे जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स जो होता है किसी भी द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 times the total charges enclosed by it। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, अगर मैंने आपसे कहा कि यहाँ जो फ्लक्स है वो कैसे निकाला जाएगा। अब ये जो शेप ऑफ द बॉडी इरेगुलर शेप है, तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, एक छोटा सा सरफेस यहाँ कंसीडर कर देंगे। ये एक छोटा सा सरफेस है जिसे आप डीए कह सकते हो। एक छोटा सा सरफेस है जिसका एरिया जो है हम डीए वेक्टर से डिनोट करेंगे। मान लीजिए ये इसका एरिया वेक्टर है, दिस डीए इज़ द एरिया वेक्टर। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस जो हमने लिया हुआ है वो हमने उस सरफेस का एरिया निकाला है और ये एरिया हमें कितना समझ में आ रहा है स्टूडेंट, एरिया डीए समझ में आ रहा है वेक्टर के फॉर्म में, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर जगह पे। अब यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन ई एंड डीए वेक्टर, ये है थीटा। तो इस केस में ये छोटा सा जो फ्लक्स यहाँ से समझ में आएगा, जो लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से पास हो रही है, उसको आप लिखेंगे। देखिए मैं यहाँ पे अलग से उस छोटे से सरफेस की बात करूँगा। जनरली सरफेस को हम लोग डीएस से डिनोट करते हैं बिकॉज वेरी स्मॉल सरफेस, और इसको परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है इसका वेक्टर, डीए वेक्टर लिख सकते हैं। और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसे हम थीटा बोल सकते हैं। दिस इज अ सरफेस, स्मॉल सरफेस लिखेंगे, स्मॉल सरफेस, दिस इज स्मॉल सरफेस। अच्छा, ये डीए है। अच्छा, इन दोनों के बीच का एंगल इज थीटा। अब इस केस में एक छोटा सा सरफेस छोटा सा फ्लक्स बनाएगा, डी फाई कितना बनाएगा, तो आप बोलोगे ई इंटू डी ए कॉस ऑफ थीटा, हमें पता है ऐसे बनाएगा। अब लेकिन हमें इस छोटे से सरफेस का नहीं चाहिए, इस छोटे से सरफेस का, ये छोटा सा सरफेस है डीएस नाम का, इस छोटे से सरफेस का फ्लक्स नहीं चाहिए हमें, तो पूरी एंटायर बॉडी का फ्लक्स चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इस केस में हम इस पूरी बॉडी को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये छोटे छोटे फ्लक्स को अगर आपने मिला दिया, बिकॉज फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो आपको यहाँ पे नेट फ्लक्स मिल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, तो यहाँ इस टाइप का जो इंटीग्रेशन होता है हम पूरे क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन लेंगे। ये एक 3 डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सोचना है कि एक क्लोज सरफेस है और इस पूरे क्लोज सरफेस के ऐसे छोटे छोटे फ्लक्स निकालते हुए हम जोड़ देंगे। तो ऐसे केस में जब भी हम लोग क्लोज सरफेस की बात करते हैं तो उस केस में हम लोग क्लोज इंटीग्रेशन बताते हैं। यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। तो याद रखिए, क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो सर्कल हमने इस इंटीग्रेशन साइन के ऊपर इस टाइप का एक सर्कुलर मार्क किया हुआ है, ये इंडिकेट करता है कि क्लोज सरफेस ली जा रही है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन, और डी फाई की वैल्यू है ई डी ए कॉस ऑफ थीटा। ये है भाई फ्लक्स, ये कौन सा फ्लक्स है, तो नेट फ्लक्स है। तो इस तरीके के हम लोग नेट फ्लक्स निकाला करता था।
तो ये इसके पहले हमने देखा कि नेट फ्लक्स इस तरीके से क्लोज सरफेस का निकाला जा सकता है। अब इस पे गॉस का स्टेटमेंट क्या कहता है? अब गॉस का स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर आप किसी क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं और वहाँ से फ्लक्स कितना निकल रहा है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उस केस में आपको इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वो जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितने चार्जेस रखे हुए हैं, उस क्लोज सरफेस के अंदर कितने चार्जेस रखे हुए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ विच अब हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं कि गॉस स्टेटमेंट देखिए क्या है। तो गॉस स्टेटमेंट, गॉस का जो लॉ है उसका स्टेटमेंट सुनिए। स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट मतलब गॉस लॉ की बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. तो ये है गॉस लॉ की स्टेटमेंट। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, और क्या कहता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, जो होता है किसी भी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स है वो हमेशा 1 by epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस के बराबर होता है। मतलब एज पर द स्टेटमेंट, एज पर द गॉस लॉ, as per the law, this is logos, this is law, right? So there is a statement for it, और ये स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है, और लॉ के हिसाब से हम क्या कहेंगे? तो स्टेटमेंट कहता है कि जो नेट फ्लक्स होता है, नेट फ्लक्स यहाँ लिख रहा हूँ, नेट फ्लक्स वो हमेशा किसके बराबर होता है? तो टोटल चार्ज, कितना चार्ज है उसके पास, Q, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 by epsilon naught से, मतलब ये कितना होगा, इसके बराबरी का होगा। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, तो दिस इज नथिंग बट, ये है आपका गॉस लॉ। इट्स वेरी इजी। इसमें देखिए कहीं पे भी हमें फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ करना नहीं पड़ रहा है, कहीं पे भी फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ करना नहीं पड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये है आपका गॉस लॉ, गॉस थ्योरम, राइट? तो इसके हिसाब से, और यू कैन राइट लाइक दिस, फाइनेट क्या होता है? तो फाइनेट होता है इंटीग्रेशन ऑफ, फाइनेट क्या होता है स्टूडेंट? इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ फाइनेट, मतलब नेट फ्लक्स कितना होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू कितना? तो वो कहता है कि ये होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप निकाल सकते हो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो वी कैन इजीली डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस लॉ। तो ये इस तरीके से हम लोग लॉ समझ सकते हैं, क्लियर? और इस तरीके से फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। तो फ्लक्स निकालने के लिए आपको देखिए इंटीग्रेशन का यूज़ ही नहीं करना पड़ रहा है, फ्लक्स डायरेक्टली आपका चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आपने किया हुआ है। तो इस तरीके से आप गॉस लॉ का यूज़ करके, एज अ टूल यूज़ करके फ्लक्स निकाल सकते हो किसी भी जगह का। लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स भी ध्यान रखने हैं, ठीक है? देखिए गॉस लॉ इज एप्लीकेबल इन एवरी केस, ठीक है? बट याद रखिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी जो सरफेस है, दैट सरफेस शुड बी सिमेट्रिक होनी चाहिए, ठीक है? सिमेट्रिक नहीं रही, इट्स ओके, निकाल सकते हो, देन द सिचुएशन वुड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। तो अगर फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन हम ये कहते हैं कि हमारा जो सरफेस है, क्लोज सरफेस, वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए सिमेट्रिक अबाउट द चार्जेस। दूसरा पॉइंट ये है
कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर एक पॉइंट पे, हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट पे सिमेट्रिक होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका जो एंगल जो होता है स्मॉल सरफेस और ई के बीच का, वो हर जगह पे सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वो वैरी नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो 3 पॉइंट्स आप याद रखिए। अगर ये 3 पॉइंट्स रहे तो सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। हम हर बार गॉस लॉ को यूज नहीं कर पाएंगे। मतलब एप्लीकेबल तो है गॉस लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, बट इन ऑर्डर टू यूज गॉस लॉ देयर मस्ट बी सम पॉइंट्स विच यू मस्ट बी रिमेंबर, जिसमें पहला है जो आपकी क्लोज सरफेस आप बनाते हो दैट शुड बी सिमेट्रिक। जैसा कि ये चार्ज है तो इस चार्ज का जो सरफेस है दैट शुड बी सिमेट्रिक होनी चाहिए। इट कैन बी अ स्फीयर, इट कैन बी अ सिलेंडर, जस्ट लाइक दिस, जस्ट पे अटेंशन, इट कैन बी अ सिलेंडर लाइक दिस। तो इतना आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि सिमेट्रिक सरफेस होनी चाहिए। जैसा ये चार्ज इस लाइन पे एलोकेट किए गए हैं और इसके अराउंड का जो सरफेस है इट कैन बी अ सिलेंड्रिकल सरफेस, सिमेट्रिक सरफेस होना चाहिए। एंड सेकंड कि हर पॉइंट पे जैसा ये पॉइंट पे जो ds है आपका, ये ds और E जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का एंगल कांस्टेंट होना चाहिए। जैसा यहाँ भी अगर मैं बात करूँ, ये है E और यहाँ पे ये ds है तो ये कांस्टेंट होना चाहिए। ds मतलब dA की बात कर रहा हूँ, एरिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ एरिया dA एरिया जो हम लोग ds भी ले सकते हैं आप या dA भी ले सकते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज। कुछ जगह पे ds लिया जा रहा है, कुछ जगह पे आप dA ले सकते हैं, तो हम लोग तो बेसिकली यही लेंगे dA। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो यहाँ थीटा है तो यहाँ पे भी होना चाहिए, हर जगह पे वही चीज़ होनी चाहिए। जैसा अगर मैंने यहाँ पे भी एक छोटी सी सरफेस कंसीडर की है तो यहाँ पे भी आपका जो थीटा होना चाहिए, द एंगल बिटवीन ई एंड DA शुड बी सेम और फाइनाइट और कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखिए। अनदर पॉइंट इज हर सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए। सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, हर एक पॉइंट पे सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये ऐसा रहा तो आप जो है ये गॉस लॉ का यूज़ करके फ्लक्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप ये मत समझिए कि गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। गॉस लॉ हर केस में एप्लीकेबल है, चाहे आपका सरफेस सिमेट्रिक हो या असिमेट्रिक सरफेस हो। जैसा कि ये वाला सरफेस, ये असिमेट्रिक सरफेस है, यहाँ पे चार्ज रख दिया गया, इस टाइप की सरफेस को असिमेट्रिक सरफेस कहते हैं। गॉस लॉ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, लेकिन जब आप एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फ्लक्स निकालेंगे देन इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स केस, बिकॉज हर जगह पे एंगल वुड बी डिफरेंट, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी डिफरेंट। तो इस केस में एप्लीकेबल तो है गॉस लॉ, लेकिन उसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए हम जनरली ये मानते हैं कि हमारा जो एनक्लोज सरफेस है वो सिमेट्रिक होना चाहिए अबाउट द चार्ज, वो सिमेट्रिक होना चाहिए अबाउट द चार्ज। क्लियर? और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे क्या होना चाहिए, हर जगह पे, मतलब सरफेस की बात कर रहा हूँ, एनक्लोज सरफेस की बात कर रहा हूँ, वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए हर जगह पे। तब कहीं जाके गॉस लॉ को आप यूज़ कर सकते हैं। गॉस लॉ तो एप्लीकेबल है, बट उसे यूज़ करना ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। एनक्लोज सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज, ये पहला पॉइंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। एंड द एंगल बिटवीन सरफेस एरिया वेक्टर एंड ई शुड बी कांस्टेंट और फाइनाइट होना चाहिए हर जगह पे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। एंड एक और पॉइंट हम लोग यहाँ ऐड कर सकते हैं कि आपका यस ऐड करना मतलब इट शुड बी देयर कि गॉस लॉ तभी अप्लाई होगा, फ्लक्स किसके कारण बनेगा, तो फ्लक्स बनेगा हमेशा जो चार्जेस उस सरफेस के एनक्लोज मतलब उस सरफेस के अंदर जितने चार्जेस है वो चार्ज क्या बनाएंगे, फ्लक्स बनाएंगे। बाहर वाला चार्ज फ्लक्स नहीं बना सकता, इतना आपने ध्यान में रखना है।
कि अंदर वाले चार्ज के कारण उस एनक्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है वही फ्लक्स बना सकता है, बाहर वाला चार्ज फ्लक्स नहीं बना सकता है। बात समझ में आ रही है? जैसा कि एग्जांपल मैं यहाँ लेना चाहता हूँ कि ये एक सरफेस है, इसमें एक चार्ज अंदर रखा हुआ है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो फ्लक्स जो है ये गॉसियन सरफेस है, इसको एनक्लोज सरफेस को क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस, इसमें जो भी फ्लक्स बनेगा वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये चार्ज रहेगा जो सरफेस के अंदर आता है। बाहर वाला जो चार्ज है ये चार्ज फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। गॉसियन सरफेस के अंदर वाला जो चार्ज रहेगा फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। लेकिन इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द नेट फील्ड एट पॉइंट एट द सरफेस, अगर ये यहाँ एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे आपको बोला जा रहा है कि बताइए नेट फील्ड कितनी है, तो आप बोलोगे कि नेट फील्ड इसके कारण ही लगेगी, अंदर वाले नहीं। अब यहाँ जो बात हो रही है फ्लक्स तो अंदर वाले के कारण ही होगा, जो उस एनक्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसी के कारण फ्लक्स समझ में आता है। लेकिन जहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। नेट का मतलब होता है स्टूडेंट, नेट मतलब होता है ये चार्ज और ये चार्ज दोनों मिला के जो यहाँ अपनी फील्ड बनाएगा दैट विल बी द नेट फील्ड, उसे हम लोग नेट फील्ड कहेंगे स्टूडेंट। तो याद रखना, दोनों का डिफरेंस याद रखिए। डिफरेंस ये कि फ्लक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होगा, तो फ्लक्स जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है ऐसे चार्ज के कारण ही फ्लक्स होगा। लेकिन जहाँ हम लोग बात करेंगे फील्ड की, तो फील्ड के केस में उसके लिए ज़रूरी नहीं कि अंदर यहाँ जो फील्ड जो समझ में आ रही है ये फील्ड नेट फील्ड कहलाएगी। कौन सी फील्ड कहलाएगी? नेट फील्ड। फील्ड की बात कर रहा हूँ, फील्ड नेट फील्ड कहलाएगी। वो किसकी वजह से होगी? तो वो इस चार्ज और इस चार्ज दोनों से मिलके होगी, ये नेट फील्ड होगी। लेकिन जहाँ फ्लक्स की बात आएगी तो फ्लक्स हमेशा कौन बनाता है? वो चार्ज बनाता है जो सरफेस के क्लोज सरफेस के अंदर होता है। सो ये था स्टूडेंट गॉस लॉ। इस गॉस लॉ का यूज़ करके हम लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं विदाउट इंटीग्रेशन पार्ट। तो इतना याद रखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसके एप्लीकेशन अभी हम लोग इसके आगे देखेंगे। यू जस्ट गो थ्रू द कंटेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।